हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंतर्गत आपका चल रहा था 5वां चैप्टर, जो कि है आपका लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। इसके अंतर्गत मैंने आपका लाइटिंग पूरी तरीके से आपका कंप्लीट करा दिया था। आज आप पढ़ने वाले हैं डीजी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं आप पढ़ेंगे डीजी सिस्टम। डीजी सिस्टम के अंतर्गत गिने चुने 3 टॉपिक हैं, यानी कि डीजी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, एनर्जी इफिशियंसी अपॉर्चुनिटीज इन डीजी सिस्टम इसके बारे में समझेंगे, एंड लोडिंग एस्टिमेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले डीजी सिस्टम क्या होता है। अगर बात करें डीजी सिस्टम यानी कि डीजल जनरेटिंग सिस्टम का, तो क्या होता है ये, जिसे यानी कि डीजी सिस्टम को हम क्या किस नाम से और जानते हैं? डीजल जनरेटर या फिर जेनसेट के रूप में भी जाना जाता है। डीजल जनरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है डीजल जनरेटर के नाम से, या फिर इसे कहा जाता है जेनसेट। क्या कहा जाता है? इसे जेनसेट भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे उपकरण होते हैं जो एक अल्टरनेटर के साथ मिलकर डीजल इंजन का उपयोग करके विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं। यानी कि यह एक तरह का ऐसा उपकरण होता है जो कि अल्टरनेटर के साथ मिलकर के, अल्टरनेटर एक डिवाइस होता है आपका, अल्टरनेटर के साथ मिलकर के डीजल इंजन का उपयोग करके विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, यानी क्या? इलेक्ट्रिकल पावर आपका उत्पन्न करते हैं। अगर यही चीज़ इंग्लिश में ध्यान से देखेंगे, डीजल जनरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज डीजल जनरेटर, डीजल जनरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज, आल्सो जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? डीजल जनरेटर के नाम से जाना जाता है और जेनसेट के नाम से जाना जाता है। आर डिवाइजेज, ये ऐसे डिवाइजेज होते हैं दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं, यूजिंग अ डीजल इंजन, डीजल इंजन का उपयोग करके, कपल्ड विथ एन अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर के साथ मिल करके डीजल इंजन का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न करने, विद्युत शक्ति उत्पन्न करने का काम किसका होता है? डीजल जनरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको। इस सिस्टम का उपयोग जो है, इस सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग आवासीय क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज क्षेत्रों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में बैकअप या फिर प्राथमिक शक्ति के एक विश्वसनीय और कुशल स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि कुल मिला जुला के कहने का क्या मतलब है कि आपका जो डीजल जनरेटिंग सिस्टम होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है बैकअप के रूप में। किसके रूप में उपयोग किया जाता है? बैकअप या फिर प्राथमिक शक्ति के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? आवासीय क्षेत्र हो गया, वाणिज्यिक क्षेत्र हो गया और औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, इंग्लिश में वही चीज़ है। दीज सिस्टम्स आर वाइडली यूज्ड एज अ रिलायबल एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ बैकअप और प्राइमरी पावर इन वेरियस एप्लीकेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल आपका हो गया, कॉमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एंड रिमोट एरियाज वेयर एक्सेस टू द इलेक्ट्रिकल ग्रिड इज लिमिटेड और अनरिलायबल। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको बोला कि डीजल जनरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे डीजल जनरेटर या फिर जेनसेट के नाम से इसे जाना जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है आवासीय क्षेत्रों में, वाणिज्यिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है? बैकअप के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। वहाँ पे बैकअप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे विद्युत ग्रिड या फिर इलेक्ट्रिकल का जो पहुंच है वो सीमित या फिर अविश्वसनीय है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब अगर बात करें डीजल जनरेटिंग सिस्टम होता क्या है? डीजल जनरेटिंग सिस्टम एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अल्टरनेटर के साथ मिल करके डीजल इंजन का उपयोग करके विद्युत शक्ति का उत्पन्न करता है, विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद करता हूँ डीजी सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान देंगे। इसके बाद डीजल जनरेटिंग सिस्टम में डीजल इंजन डीजल ईंधन में स्टोर्ड रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि डीजल जनरेटिंग सिस्टम में क्या काम होता है कि डीजल जनरेटिंग सिस्टम में जो डीजल इंजन होता है, डीजल ईंधन में स्टोर्ड जो केमिकल एनर्जी होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जनरेटिंग सिस्टम होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है।
उसके बाद अगर बात करें तो इंजन जो होता है अल्टरनेटर चलाता है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि इंजन जो होता है अल्टरनेटर को चलाता है, और अल्टरनेटर का काम क्या होता है, अल्टरनेटर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, अल्टरनेटर का होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, विद्युत आउटपुट का उपयोग विद्युत भार जैसे रोशनी उपकरण, मशीनरी या किसी अन्य विद्युत उपकरण को बिजली देने के लिए किया जाता है। यानी कि एक विद्युत जो आउटपुट इसका निकलता है, ठीक है, आउटपुट का उपयोग किस लिए करते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिकल लोड देने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड क्या, इलेक्ट्रिकल लोड में करते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड जैसे क्या हो गया आपका, लाइट हो गया, कोई भी आपकी डिवाइस हो गया, ठीक है, कोई भी मशीनरी आपकी हो गई, मशीनरी हो गया, इस सब चीज़ों में जो आपका विद्युत का आउटपुट है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ जाएंगे। इन अ जनरेटिंग सिस्टम यानी कि जनरेटिंग सिस्टम में द डीजल इंजन इज रिस्पॉन्सिबल, डीजल इंजन जिम्मेदार होता है फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन डीजल फ्यूल, जो आपका केमिकल एनर्जी डीजल फ्यूल में स्टोर्ड रहता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, आपका डीजल इंजन आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है, द इंजन ड्राइव्स द अल्टरनेटर, जो इंजन होता है वो अल्टरनेटर को चलाता है, विच देन कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि उसके बाद अल्टरनेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैन बी यूज टू पावर इलेक्ट्रिकल लोड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकल करके आता है उसका यूज कहाँ पे किया जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है पावर इलेक्ट्रिकल लोड में यूज किया जा सकता है, जैसे कि लाइट्स हो गया, अप्लियंस हो गए, कोई भी उपकरण हो गया, मशीनरी हो गया आपका, एंड एनी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब ध्यान देंगे आगे। अब आपका ये डीजल जनरेटिंग सिस्टम का एक फिगर बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है आपका डीजल जनरेटिंग सिस्टम का आपका ये फिगर है। ठीक है, इस फिगर के अंदर डीजल जनरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्या दिए हैं, कंपोनेंट। इन कंपोनेंट को मिला करके ही आपका डीजल इंजन सिस्टम तैयार होता है। इन कंपोनेंट को मिला करके ही आपका डीजल इंजन सेट यानी कि क्या कहते हैं, डीजल इंजन सिस्टम आपका तैयार होता है। ये कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका डीजल इंजन। कौन सा आपका डीजल इंजन। मैंने आपको क्या बताया था कि डीजल इंजन में जो आपका केमिकल एनर्जी होता है उसको चेंज करता है वो। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे डीजल इंजन का क्या काम होता है। डीजल इंजन जो होता है सिस्टम के दिल की तरह काम करता है, यानी कि डीजल इंजन जो होता है एक हार्ट की तरह काम करता है। डीजल इंजन इज लाइक द हार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के हार्ट की तरह कौन काम करता है, सिस्टम के हार्ट की तरह कौन है, आपका डीजल इंजन। यह यांत्रिक ऊर्जा बनाने के लिए डीजल ईंधन को जलाता है, यानी कि यह मैकेनिकल एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए ईंधन का कंजप्शन ईंधन को जलाने का काम कौन करता है, डीजल इंजन। ठीक है, इट बर्न्स डीजल फ्यूल टू क्रिएट मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि यह क्या करता है कि इट बर्न्स डीजल फ्यूल यानी डीजल ईंधन को जलाता है टू क्रिएट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद देखेंगे जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, विच इज देन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका उपयोग बाद में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी कि टोटल आपने मिला जुला के क्या समझा कि डीजल इंजन जो होता है सिस्टम के हृदय की तरह यानी कि दिल की तरह, हार्ट की तरह काम करता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इसमें चेंज करना, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, डीजल इंजन को चलाने का काम भी डीजल ईंधन को जलाने का काम करता है, ये भी इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। और इसका उपयोग ओवरऑल किसके लिए किया जाता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है डीजल इंजन का काम। ठीक है, एक कंपोनेंट आपका क्लियर हो गया, डीजल इंजन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं किसकी ओर, एक्सेसरीज की ओर। ठीक है, यानी कि एक्सेसरीज क्या होता है, ध्यान से समझेंगे एक्सेसरीज क्या होता है। अगर बात करें एक्सेसरीज यानी कि हिंदी में सहायक उपकरण, इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न सहायक उपकरण लगे हुए होते हैं। विभिन्न सहायक उपकरण जैसे कि कौन कौन से, एक तो डीजल ईंधन को स्टोर करने के लिए ईंधन टैंक लगा हुआ होता है इसमें, इंजन तक ईंधन पहुंचाने के लिए फ्यूल लाइंस लगी होती हैं, ईंधन लाइंस लगे हुए होते हैं, और ईंधन को साफ रखने के लिए
फिल्टर्स भी इसमें लगे हुए होते हैं। यानी कि कुल मिला जुला के काम क्या मैंने आपको बताया कि ये जो डीजल इंजन है इसके साथ में एक्सेसरीज कुछ लगे हुए होते हैं। कौन कौन से एक्सेसरीज? जैसे कि मैंने आपको बताया डीजल ईंधन को स्टोर करने के लिए इसमें लगा हुआ होता है एक ईंधन टैंक। क्या लगा हुआ होता है? इसमें लगा हुआ होता है एक फ्यूल टैंक इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, और ईंधन तक यानी कि इंजन तक फ्यूल को पहुंचाने के लिए क्या लगा हुआ होता है? एक फ्यूल टैंक भी फ्यूल लाइन भी लगा हुआ होता है। और ईंधन को साफ करने के लिए क्या लगा हुआ होता है? फिल्टर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? फिल्टर लगा हुआ होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। इंजन को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए एक शीतलन प्रणाली और सभी चलने वाले हिस्सों को सुचारू रूप से काम करने के लिए एक स्नेहन प्रणाली, यानी प्रणाली मतलब सिस्टम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है आपका? यहाँ पे एक लगा हुआ होता है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है, स्नेहन प्रणाली मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम, और शीतलन प्रणाली मतलब कंडेंसर। ठीक है, क्या होता है? कंडेंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक्सेसरीज में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सेसरीज में कौन कौन सी चीज़ें जो जुड़ी हुई होती हैं, लगी हुई होती हैं। तो एक लगा हुआ होता है ईंधन टैंक। क्या लगा हुआ होता है? फ्यूल टैंक। एक हो गया फ्यूल टैंक आपका। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया क्या लगा हुआ होता है? फ्यूल लाइन लगा हुआ होता है। दूसरा कौन सा हो गया? फ्यूल लाइन हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सेसरीज में और कौन सी चीज़ लगा हुआ होता है। उसके बाद लगा हुआ होता है आपको फिल्टर लगा हुआ होता है। फिल्टर लगा हुआ होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको और क्या बताया? मैंने आपको बताया लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ होता है। और उसके साथ साथ शीतल यानी कि कूल मतलब ठंडा, यानी कि शीतल कूलिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ होता है। कूलिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज के रूप में इसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगी हुई होती हैं। अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, दो हो गया एक्सेसरीज भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है आपका एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को ही अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। एसी जनरेटर जो होता है इसको हम अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं, अल्टरनेटर के रूप में भी जाना जाता है। अल्टरनेटर जो होता है इंजन से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। अल्टरनेटर का काम यानी कि एसी जनरेटर का काम क्या होता है? एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। अल्टरनेटर का काम क्या होता है? अल्टरनेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। इसमें एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र और स्थिर कंडक्टर होते हैं जो एक प्रत्यावर्ती धारा आउटपुट उत्पन्न करते हैं। यानी कि इसमें और क्या लगा हुआ होता है? यानी कि एसी जनरेटर में एक लगा हुआ होता है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और स्थिर कंडक्टर होता है। क्या होता है? एक स्थिर कंडक्टर यानी कि कांस्टेंट कंडक्टर लगा हुआ होता है जो कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को आउटपुट उत्पन्न करता है। यानी कि जो कि एक प्रत्यावर्ती धारा यानी कि आउटपुट करंट अल्टरनेटिव करंट जो है उत्पन्न करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। एसी जनरेटर जिसे हम अल्टरनेटर कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्टरनेटर। इस अल्टरनेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। किसमें चेंज करना? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो आप बन के दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? आपका फ्यूल कंट्रोल होता है। यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? फ्यूल से रिलेटेड हैं। तो क्या हुआ? ये फ्यूल कंट्रोल सिस्टम है। ये क्या हो गया आपका? फ्यूल कंट्रोल सिस्टम। फ्यूल कंट्रोल यानी कि इस वाले पार्ट में मोस्टली काम किस चीज़ का हो रहा है? फ्यूल को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है जो कि है फाउंडेशन। फाउंडेशन है एक पार्ट है। कौन सा? फाउंडेशन यानी कि नींव। समझेंगे फाउंडेशन क्या होता है? ठीक है, यानी कि ये चीज़ जो है फाउंडेशन क्या होता है? ध्यान से समझेंगे। अगर बात करें फाउंडेशन की, फाउंडेशन यानी कि नींव की, फाउंडेशन वह आधार या फिर सहायक संरचना है। फाउंडेशन को क्या कहते हैं? बेस या फिर वह आधार सहायक संरचना है जिस पर डीजल जनरेटर रखा जाता है। यानी कि नींव ऐसी संरचना होती है जिस पर डीजल जनरेटर रखा जाता है, यह स्थिरता प्रदान करता है और ऑपरेशन के दौरान जनरेटर को कंपन करने से या फिर घूमने से रोकता है। कौन रोकता है? फाउंडेशन रोकता है।
नींव फाउंडेशन यानी कि नींव आमतौर पर कंक्रीट से बनी होती है और जनरेटर के वजन और कंपन को झेलने के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, किससे बनी हुई होती है? कंक्रीट से बनी हुई होती है। इसका मेन काम क्या होता है कि जनरेटर के वजन को सहना और इसके जो कंपन होता है जनरेटर में उसको झेलना, यानी कि उसको रोकने का काम करना, उसको घूमने से रोकना, उसको कंपन करने से रोकने का काम किसका होता है? फाउंडेशन। ये जो नींव बनी होती है उस पर रखा हुआ कौन सा होता है? आपका डीजल जनरेटर सेट रखा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आप समझ गया, आगे होगा आपको। दोबारा से देखेंगे फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन एक ऐसी आधार संरचना होती है जिस पर डीजल जनरेटिंग सिस्टम क्या कहा जाता है? रखा जाता है। और इस पर इसलिए रखा जाता है, फाउंडेशन क्या काम करता है? उसको कंपन करने से या फिर घूमने से रोकने का काम करता है आपका फाउंडेशन। ठीक है, यह किससे बना हुआ होता है? कंक्रीट से बना हुआ होता है और जनरेटर के वजन और कंपन को झेलने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कनेक्टेड लोड। यहाँ पे देखेंगे कनेक्टेड लोड, यहाँ पे आपका लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ है आपका? यहाँ पे लगा हुआ है कनेक्टेड लोड। क्या हुआ आपका? कनेक्टेड लोड लगा हुआ होता है। और यहाँ पे हुआ है आपका कंट्रोल्स। क्या लगा हुआ होता है? कंट्रोल, यानी कि हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है? कंट्रोल्स लगे होते हैं। उसके बाद लगा होता है आपका कनेक्टेड लोड। ठीक है, कनेक्टेड लोड की बात करें, कनेक्टेड लोड क्या होता है? कनेक्टेड लोड उन विद्युत उपकरणों या फिर उपकरणों को इंगित करता है, संदर्भित करता है जो डीजल जनरेटर द्वारा संचालित होते हैं। यानी कि कनेक्टेड लोड जो होता है उन विद्युत उपकरणों को संदर्भित करता है, उन विद्युत उपकरणों को दिखाता है जो डीजल जनरेटर द्वारा संचालित होते हैं, ऑपरेट होते हैं। इसमें जैसे कि हो गया आपका लाइट हो गया, कोई भी अप्लायंस हो गया, मशीनरी हो गया, या कोई अन्य विद्युत उपकरण जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जिन्हें संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। कुल मिला जुला के कनेक्टेड लोड से मतलब है हम उसमें कौन सी चीज़ें लोड के द्वारा दे रहे हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें हम लोड के रूप में उसमें जोड़ रहे हैं। जैसे पंखा, बिजली, कोई भी चीज़ हो गया, उसमें कौन सा लोड हम लगा रहे हैं। ठीक है, कनेक्टेड लोड का आकार जो है बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए आवश्यक जनरेटर की क्षमता या पावर रेटिंग निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? कि कनेक्टेड लोड का जो आकार होता है बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए और आवश्यक जनरेटर की जो पावर क्षमता होती है, उसकी जो क्षमता होती है या पावर रेटिंग जो होती है उसको निर्धारित करता है, यानी कि उसको डिटरमाइन करने का काम करता है कनेक्टेड लोड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आप समझ में आगे हो गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर इसको आसान शब्दों में बताएं कि क्या होता है हमारा डीजल जनरेटिंग सिस्टम, आसान शब्दों में ये सब कुछ मैंने आपको बताया। ये 4-5 पेज में आपको डीजल जनरेटिंग सिस्टम में आपको समझा रहा था किस तरह से इसकी वर्किंग है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आम शब्दों में बात करें, सरल शब्दों में, इसे किस तरह से आप लिख सकते हैं अगर आपको याद करना हो तो लिखेंगे डीजल जनरेटिंग सिस्टम में एक डीजल इंजन होता है। मैंने आपको बताया एक डीजल इंजन होता है। डीजल इंजन का काम क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज करने का काम करता है, चेंज करने के लिए ईंधन को जलाता है। ठीक है, क्या करता है? ध्यान से सुनेंगे कि डीजल जनरेटिंग सिस्टम में एक डीजल इंजन लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? डीजल इंजन लगा हुआ होता है जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए डीजल ईंधन को क्या करता है? जलाता है। ईंधन को जलाने का काम किसका हो गया? डीजल इंजन का हो गया, जिसे बाद में एसी जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न हुआ, मैकेनिकल एनर्जी को एसी जनरेटर के द्वारा हम किसमें चेंज कर लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिए। ये वही एसी जनरेटर है जिसको हम अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद आपको मैंने बताया कंट्रोल सिस्टम आपको जनरेटर स्टार्ट करने, बंद करने और मॉनिटर करने की अनुमति देता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम आपको क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम जो आपको होता है जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, और उसके बाद फाउंडेशन, मैंने आपको बताया फाउंडेशन जो होता है जनरेटर को रखने के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करती है। कनेक्टेड लोड उन विद्युत उपकरणों को संदर्भित करता है जो जनरेटर द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं या फिर अगर आप डायग्राम याद कर लेते हैं तो आप सारी चीज़ों को आसानी से आप लिख कर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको क्या क्या याद करना है? मेन 5 कंपोनेंट आपको याद करने हैं। सबसे पहले डीजल इंजन, अगर बात करें सबसे पहले क्या याद करेंगे? ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले याद करेंगे आप डीजल इंजन, डीजल इंजन। ठीक है, क्या याद करेंगे? डीजल इंजन। इसके नीचे मैंने आपको बताया था इससे क्या जुड़ा हुआ होता है? एक्सेसरीज जुड़े हुए होते हैं, एक्सेसरीज जुड़े हुए होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, एक्सेसरीज। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? डीजल इंजन से जुड़ा हुआ होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या याद रखेंगे? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को अल्टरनेटर को
कहा जाता है। अल्टरनेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक है। उसके बाद यहीं पे क्या होता है आपका फाउंडेशन, क्या होता है फाउंडेशन यानी कि नींव होता है, फाउंडेशन जिसपे क्या होता है डीजल जनरेटिंग सेट रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल होता है, क्या होता है कंट्रोल, कंट्रोल होता है। कंट्रोल क्या काम करता है, कंट्रोल जो है जनरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए या फिर उसको मॉनिटर करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका कनेक्टेड लोड, क्या था कनेक्टेड लोड। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ें, आप लाइट हो गया, कोई भी मशीनरी हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, आप वहाँ से कनेक्ट करके लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से मैंने आपको बताया था ये था फ्यूल, इस तरह से आप क्या दिखाएंगे फ्यूल, फ्यूल कंट्रोल, फ्यूल कंट्रोल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे, बड़ा सा बॉक्स बना करके इसे बंद कर देंगे, ठीक है। आपका हो जाएगा तैयार एक डीजल जनरेटिंग सेट या फिर डीजल जनरेटिंग सिस्टम आपका उसके बाद तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलें, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है आपका एनर्जी इफिशियंसी अपॉर्चुनिटीज इन डीजी सिस्टम। क्या है आपका एनर्जी इफिशियंसी अपॉर्चुनिटीज इन डीजी सिस्टम, यानी कि डीजी सिस्टम में एनर्जी इफिशियंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता के अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। अगर बात करें क्या होता है, कनेक्टेड लोड से मेल खाने के लिए सही आकार का जनरेटर चुनना होता है, ठीक है। किस तरह से अवसर होते हैं डीजी सिस्टम में ऊर्जा दक्षता के अवसर, यानी कि अवसर से क्या मतलब है, किस तरह से आप जो है उसको एनर्जी इफिशियंसी को आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, कनेक्टेड लोड से मेल खाने के लिए सही आकार का जनरेटर चुनें। इसका क्या मतलब होता है कि चूज द राइट साइज द जनरेटर टू मैच द कनेक्टेड लोड, यानी कि जितना आपका कनेक्टेड लोड हो उसी तरह का, उसी आकार का आपको जनरेटर चूज करना होता है, जिससे आपका जो आपका कनेक्टेड लोड है और उसके बाद जो आपका जनरेटर की साइज है उससे आपका मैच हो जाए, यानी कि जो जनरेटर की साइज हो ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, ठीक है। यानी कि इसके कनेक्टेड लोड आपका जितना लोड देने वाले हैं उससे क्या हो, उसके बराबर ही हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जनरेटर पर ओवरलोडिंग से बचने के लिए कुशल लोड प्रबंधन का अभ्यास करें। इसका क्या मतलब होता है कि प्रैक्टिस इफिशिएंट लोड मैनेजमेंट टू अवॉइड द ओवरलोडिंग द जनरेटर, यानी कि कुल मिलाजुला के कहना क्या चाहते हैं, कहना का ये मतलब है कि आपको ओवरलोडिंग से बचना है। क्या करना है, ओवरलोडिंग से बचने के लिए आपको क्या करना है कि एक इफिशिएंट लोड मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना है, यानी कि लोड मैनेजमेंट आपको देख करके चलना है कि ताकि आपका ओवरलोडिंग ना हो। तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट कौन सा है आपका, जनरेटर को कुशलतापूर्वक चालू रखने के लिए नियमित रखरखाव करें, यानी कि रेगुलर मेंटेनेंस की बात किया जा रहा है। अगर आपको एफिशिएंसी बनाए रखना है तो क्या करना है, आपको रेगुलर मेंटेनेंस रखना है, रेगुलर मेंटेनेंस रख करके चलना है, ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें तो एक अच्छा फ्यूल आपको यूज करना है, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग करें जो अनुशंसित यानी कि रिकमेंडेड स्टैंडर्ड जो होता है उसको पूरा करता हो। क्या करता हो, यानी कि जो ऐसा फ्यूल आपको यूज करना है, ऐसा हाई क्वालिटी का आपको फ्यूल यूज करना है जो कि आपके रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको फॉलो, यानी कि उसको पूरा करता हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हो, ठीक है। पाँचवें पॉइंट की बात करें, पांचवें पॉइंट की बात करें तो लोड लगाने से पहले इंजन को गर्म होने दें। क्या होने दें, लोड लगाने से पहले, कोई भी आप कनेक्टेड लोड लगाते हैं, लोड लगाने से पहले इंजन को पूरी तरीके से गर्म होने दें, ठीक है, गर्म होने दें, उससे आपकी एफिशिएंसी बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऊर्जा उपयोग को अधिकतम करने के लिए CHP, क्या था, संयुक्त ताप और इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रणाली का उपयोग करने पर विचार करें, ठीक है। यानी कि कंसीडर द यूटिलाइजेशन कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम टू मैक्सिमाइज एनर्जी यूटिलाइजेशन, ठीक है। CHP क्या होता है मैंने आपको सब पहले ही बता दिया था, CHP क्या होता है ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इस चीज़ को आप नहीं पूछेंगे, ठीक है। ऊर्जा उपयोग को अधिकतम करने के लिए संयुक्त ताप और बिजली प्रणाली का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। स्थिर वोल्टेज आउटपुट बनाए रखने के लिए स्वचालित ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इंस्टॉल करना चाहिए। क्या इंस्टॉल करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए इंस्टॉल ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर टू मेंटेन अ स्टेबल वोल्टेज आउटपुट, ठीक है। एक स्टेबल वोल्टेज आउटपुट बनाए रखने के लिए क्या इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर को इंस्टॉल करना चाहिए।
अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित यानी कि एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे कि बैटरी को इंटीग्रेट करना चाहिए। क्या इंटीग्रेट करना चाहिए? यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा एनर्जी होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को सेव करने के लिए आपको बैटरी जैसे सिस्टम का उपयोग करना चाहिए, बैटरी जैसे सिस्टम को इंटीग्रेट उसके साथ में कर देना चाहिए। परफॉर्मेंस पर नज़र रखने के लिए, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वास्तविक समय निगरानी सिस्टम इम्प्लीमेंट करें। वास्तविक समय निगरानी सिस्टम, ठीक है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? इम्प्लीमेंट रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? टू ट्रैक द परफॉर्मेंस की निगरानी करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, एंड आइडेंटिफाई या पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार के जो जितने भी क्षेत्र हैं उसको पहचानने के लिए और परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन था पिछली बार आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया, तो इस बार हो सकता है कि ना पूछे, लेकिन फिर भी आप पढ़ के चलेंगे, ठीक है। कनेक्टेड लोड डीजी सिस्टम में एनर्जी एफिशिएंसी के अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से हैं, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताए हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, दोबारा से बताता हूँ। कनेक्टेड लोड आपका मैच करना चाहिए, किससे मैच करना चाहिए? कि आपका जो जनरेटर होना चाहिए प्रॉपर साइज का होना चाहिए जिससे कनेक्टेड लोड आपका मैच हो जाए। दूसरा मैंने आपको बताया कि ओवरलोडिंग से बचना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि जनरेटर को कुशलतापूर्वक चालू रखने के लिए आपको उसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। आपको उच्च गुणवत्ता वाले यानी कि हाई क्वालिटी फ्यूल का उपयोग करना चाहिए। लोड लगाने से पहले इंजन को गर्म होने देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको छठा क्या बताया कि उसका उपयोग को अधिकतम करने के लिए आपको सीएचपी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्या उपयोग करना चाहिए? सीएचपी जैसे पावर प्लांट का उपयोग करना चाहिए। स्थिर वोल्टेज आउटपुट बनाए रखने के लिए आपको क्या उपयोग करना चाहिए? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपके एक्स्ट्रा एनर्जी होते हैं उसको सेव करने के लिए आपको बैटरी जैसे उपकरण आपको अलग से जोड़ने चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस पे नज़र रखने के लिए आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। ये 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट आप पूरे के पूरे याद रखेंगे। आप याद रखेंगे, अगर आपका एग्जाम में आता है 10 पॉइंट आप इसी तरह से लिख करके आएंगे तो आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लास्ट टॉपिक की बात करें, लोडिंग एस्टिमेशन इन ए डीजी सिस्टम, यानी कि डीजी सिस्टम में अनुमानित लोड, यानी कि टोटल मिला जुला के डीजी सिस्टम में जो लोड हम देते हैं उसको अनुमानित लोड यानी कि उसका एस्टिमेशन किस तरह से करेंगे। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। डीजल जनरेटिंग सिस्टम में लोडिंग अनुमान विद्युत भार या बिजली आवश्यकताओं को निर्धारित करने की प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि इन डीजल जनरेटिंग सिस्टम में जो लोडिंग एस्टिमेशन होता है वह विद्युत भार यानी कि इलेक्ट्रिकल लोड विद्युत भार यानी कि कनेक्टेड लोड आपका बिजली आवश्यकताओं को निर्धारित यानी कि डिटरमाइन करने की एक प्रोसेस होती है। इन डीजल जनरेटिंग सिस्टम लोडिंग एस्टिमेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने का प्रोसेस होता है द इलेक्ट्रिकल लोड को एंड द पावर रिक्वायरमेंट्स दैट द जनरेटर नीड्स टू सप्लाई, जिसे जनरेटर को सप्लाई करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें जुड़े हुए विद्युत उपकरणों या उपकरणों की कुल बिजली मांग की गणना, अनुमान लगाना शामिल होता है। यानी कि कुल मिला जुला के कहने का क्या मतलब है कि इस पूरे सिस्टम में हमको क्या करना है कि जितनी कुल बिजली की डिमांड है, जितनी बिजली की डिमांड है उससे जुड़े हुए जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उसके जितनी भी बिजली की डिमांड है उसको कैलकुलेट करना, गणना करना या फिर उसका एस्टिमेशन करना, अनुमान लगाना होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर बात करें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहला काम करना होता है कनेक्टेड लोड की पहचान करना होता है। कनेक्टेड लोड की पहचान करने से क्या मतलब होता है कि ऐसे जितने भी उपकरण जुड़े हुए होते हैं हमारे इंजन सिस्टम से उसका एक लिस्ट तैयार करना होता है। क्या करना होता है कि उन सभी विद्युत उपकरणों की एक सूची बनाएं जिसे आप जनरेटर से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि सूची में निम्नलिखित उपकरण शामिल है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिखाया हुआ है कि मान लीजिए हमने जो कनेक्टेड लोड लगाया हुआ है ये कनेक्टेड लोड लगाया हुआ है। जैसे कि हमने लगाया हुआ है 10 फ्लड लाइट लगाया हुआ है, एक कंक्रीट मिक्सर लगाया हुआ है, एक सर्कुलर सा लगाया हुआ है और वेल्डिंग मशीन एक लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे कनेक्टेड लोड है, ये हमारे कनेक्टेड लोड की लिस्ट है, यानी कि 4 लिस्ट है, ठीक है। फ्लड लाइट एक लाइट होता है, ठीक है। फ्लड लाइट होता है जो कि 50 और 100 वाट में आते हैं।
काफ़ी ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कंक्रीट मिक्सर जो कंक्रीट को मिक्सर करने वाले उपकरण होते हैं। सर्कुलर सा होता है, सर्कुलर सा एक डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि एक ब्लेड लगा हुआ होता है जो कि किसी भी चीज़ को काटने का काम करता है। ठीक है, वेल्डिंग मशीन जोड़ने का काम करता है। ये सारी हमारी डिवाइसेज हो गई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कनेक्टेड लोड की पहचान कर लिया कि हमारे पास ये कनेक्टेड लोड है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे पावर रेटिंग निर्धारित करेंगे, यानी कि हमारे पास जो कनेक्टेड लोड लगे हुए हैं उसकी पावर रेटिंग क्या है, उसकी पावर रेटिंग क्या है, उसको किस तरह से निकालेंगे देखेंगे। प्रत्येक विद्युत उपकरण के लिए किलोवाट, क्या है किलोवाट या किलोवाट वोल्ट एम्पियर केवीए में इसकी पावर रेटिंग निर्धारित करें। ठीक है, यहाँ पे किलोवाट किलोवाट दो बार लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म में रहेगा केडब्ल्यू। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे, केडब्ल्यू लिख लेंगे। यह जानकारी आमतौर पर नेम प्लेट पर या फिर उपकरण की तकनीकी विशिष्टताओं में प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें किसी भी अप्लायंस की पावर रेटिंग कितनी है, ये कैसे पता चलेगा, तो कोई भी आप डिवाइस है आपके पास, उसका जो नेम प्लेट लगा हुआ होता है उसमें दिखा हुआ होता है, या फिर उसके साथ जो एक मैनुअल आता है। ठीक है, मैनुअल आता है, उसमें ये पावर रेटिंग उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब मान लेते हैं हमारे पास 10 फ्लड लाइट है, 10 फ्लड लाइट है, एक फ्लड लाइट की जो पावर है वो कितनी है, 500 वाट। कितना है, 500 वाट, यानी कि आधी किलोवाट। कितना, 500 वाट, यानी कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट होता है। तो हमारे पास क्या है, 10 फ्लड लाइट है, एक फ्लड लाइट कितने का है, आधी किलोवाट, यानी कि 500 वाट का है। तो 10 फ्लड लाइट कितने का हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 5 किलो वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 5 किलोवाट हो जाएगा। कितना हो गया, यानी कि हमारे पास जो 10 फ्लड लाइट है उसकी पावर रेटिंग कितनी है, 5 किलोवाट है। ठीक है, उसके बाद जो कंक्रीट मिक्सर है, कंक्रीट मिक्सर जो हमारे पास, उसकी पावर रेटिंग कितना है, 2 किलोवाट। कितना है, 2 किलोवाट इसकी पावर रेटिंग है। जो सर्कुलर सा है उसकी पावर रेटिंग कितना है, उसका हमने मान लिया कि 1.5 किलोवाट उसका कितना है, पावर रेटिंग है। उसके बाद जो वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन की अगर बात करें पावर रेटिंग की, तो कितना है, 3.5 किलोवाट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया अपने कनेक्टेड लोड को। ठीक है, उसके बाद से हमने इसके पावर रेटिंग को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, पावर रेटिंग को आइडेंटिफाई किया, पावर रेटिंग कितनी कितनी है हमारी कनेक्टेड लोड को, हमने 10 फ्लड लाइट लगाया जिसके टोटल पावर वाट कितना हो गया, 5 किलोवाट। कंक्रीट मिक्सर की पावर वाट कितनी हो गई, 2 किलोवाट। सर्कुलर सा की कितनी हो गई, 1.5 किलोवाट। और वेल्डिंग मशीन की कितनी हो गई, 3.5 किलोवाट। अब उसके बाद क्या करें, अब हमने ये भी जान लिया कि हमारा जो कनेक्टेड लोड है हमारा इतने पावर रेटिंग की लगा हुआ होता है। अब उसके बाद से हमें क्या निकालना होता है, स्टार्टिंग या फिर सर्ज पावर। स्टार्टिंग या फिर सर्ज पावर क्या होता है, स्टार्टिंग या फिर सर्ज पावर यह होता है, जैसे कि कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी मशीन आपका हो गया, आपका जो स्टार्टअप करते समय यानी कि चालू होते समय वो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा लोड या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करता है, उस चीज़ को कहते हैं स्टार्टिंग या फिर सर्ज पावर के नाम से उसे जानते हैं। तो क्या होगा, स्टार्टअप के दौरान कुछ उपकरणों को अधिक पावर की आवश्यकता होती है या फिर हो सकती है। आइए मान लेते हैं कि कंक्रीट मिक्सर को, यानी कि कंक्रीट मिक्सर ही ऐसा डिवाइस है, मान लिया हमने कि जिसको स्टार्टअप करते समय अधिक पावर की आवश्यकता है। कितनी अधिक पावर की, 1 किलोवाट एक्स्ट्रा पावर की उसे आवश्यकता है। ठीक है, कितनी पावर की, 1 किलोवाट एक्स्ट्रा पावर की उसे आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 3 चीज़ मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आइडेंटिफाई आपको कर लेना है, सारे लिस्ट आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कनेक्टेड लोड से जितने भी चीज़ लगा हुआ है। दूसरा बात मैंने आपको बोला कि आइडेंटिफाई आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आपको पावर रेटिंग को आइडेंटिफाई कर लेना है आपको। पावर रेटिंग आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो उसके बाद आपको कर लेना है आइडेंटिफाई सर्ज पावर या फिर स्टार्टिंग पावर। अब ये 3 चीज़ निकाल लिया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम कुल बिजली की मांग की गणना करेंगे, यानी कि हम टोटल अब जोड़ लेंगे, हम टोटल डिमांड निकालेंगे कि कितनी बिजली की उसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी बिजली हमारा टोटल कंज्यूम होने वाला है। किसी भी बढ़ी हुई बिजली सहित बिजली रेटिंग को जोड़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो 10 फ्लड लाइट था उसका कितना हो गया, 5 किलोवाट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया 2 किलोवाट हमारा जो है कंक्रीट मिक्सर था, 1.5 किलोवाट हमारा सा था, सर्कुलर सा। उसके बाद 3.5 किलोवाट हमारा वेल्डिंग मशीन था, और सर्ज पावर हमने जोड़ा 1 किलोवाट। टोटल कितने हो रहे हैं हमारे, टोटल हो रहा है 13 किलोवाट टोटल। यानी कि अगर बात करें कुल बिजली मांग की गणना कितनी हो गई, टोटल अगर बात करें कैलकुलेट, टोटल पावर डिमांड कितना हो गया, 13 किलोवाट टोटल पावर हमारी डिमांड है।
अब उसके बाद क्या, अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारी जो टोटल पावर डिमांड है वो कितनी है, 13 किलोवाट हमारी टोटल पावर डिमांड है। ओके, अब बात करें लोड विविधता पर विचार करना है हमें, यानी कि लोड विविधता से क्या मतलब है, कंसीडर लोड डाइवर्सिटी। उससे क्या मतलब है हमारा कि हमारा क्या होता है कि हम सभी डिवाइस को एक साथ तो यूज नहीं करने वाले हैं, या फिर करने वाले हैं, नहीं करते हैं हम सभी डिवाइस को एक साथ। उसको क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग यूज करते हैं। तो अलग अलग यूज करते हैं यानी कि लोड डाइवर्सिटी है, तो हम मान लेते हैं हमारी लोड डाइवर्सिटी कितनी है, लोड डाइवर्सिटी हमारी हो गई 0.8। कितना हो गया, 0.8 के लोड विविधता का कारक का अनुमान लगाते हैं। पूरा पढ़ें, आकलन करें कि क्या सभी उपकरण एक साथ या अपनी अधिकतम शक्ति पर एक साथ काम करेंगे, यानी कि क्या सभी उपकरण एक साथ काम करने वाले हैं, या फिर क्या सभी उपकरण अपने मैक्सिमाइज पावर के साथ, मैक्सिमम पावर के साथ काम करने वाले हैं। तो बिल्कुल नहीं, मान के चल रहे हैं बिल्कुल नहीं, एक साथ नहीं चलेंगे। और आप जो है 0.08 लोड विविधता के कारक का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपका थ्योरी ही आएगा एग्जाम में। अगर पूछा जाता है तो ये चीज आपका दिया हुआ रहेगा, यानी कि लोड डाइवर्सिटी आपका दिया हुआ रहेगा। अब बात करें नेक्स्ट की, जनरेटर क्षमता निर्धारित करते हैं, यानी कि अब हम टोटल फाइन कंक्लूजन पे ये पहुंचते हैं कि अब हम कैसे पता लगाएं कि अब हमें कितनी जनरेटर क्षमता लेनी चाहिए। जनरेटर की जो क्षमता है, जनरेटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारा कनेक्टेड लोड होता है उसी के आकार का, उसी के हिसाब से हमें जो है जनरेटर की कैपेसिटी यानी कि जनरेटर का आकार, जनरेटर की साइज चूज करना होता है। तब हमने टोटल पता कर लिया कि हमारी टोटल डिमांड इतनी है। अब उस टोटल डिमांड के आधार पे हम क्या निकालने वाले हैं कि जनरेटर की कैपेसिटी निकालने वाले हैं। अब ध्यान से देखें कैपेसिटी किस तरह से निकालेंगे, कुल बिजली की मांग और लोड विविधता के आधार पर ऐसी क्षमता वाले जनरेटर का चयन करें जो अपेक्षाकृत लोड आवश्यकताओं को आराम से पूरा कर सके। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारी लोड डाइवर्सिटी कितनी है, टोटल पहले हमारी लोड कितनी है, लोड की बात करें कितनी थी हमारी लोड, 13 किलोवाट लोड था, 13 किलोवाट। ठीक है, डाइवर्सिटी हमारी थी 0.8। ठीक है, डाइवर्सिटी कितनी है हमारी 0.8। अगर हम बात करें जनरेटर कैपेसिटी की, जनरेटर कैपेसिटी निकालना हो तो हम 13 किलोवाट को 0.8 से भाग दे देंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 का नाम 8 कितना हो जाएगा 50, 8 6 48, 16 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 45, 16.25 करीब आएगा। ठीक है, कितना निकल के आया जनरेटिंग कैपेसिटी, 16.25 किलोवाट। कितना निकल के आया, 16.25 किलोवाट। देख लेते हैं, सही है। ठीक है, कितना निकल के आया, जनरेटर कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल पावर सप्लाई डिमांड बटे लोड डाइवर्सिटी, फैक्टर इज इक्वल टू 13 किलोवाट बटे 0.08, यानी कि टोटल कितना निकल के आया, 16.25 किलोवाट निकल के आया हमारा जनरेटर कैपेसिटी। ठीक है, ऑल राउंड हम मान लेते हैं कितना, उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही हम लेते हैं, कितना मान लेंगे, ऑल राउंड 17 किलोवाट। कितना मान लिया हमने, 17 किलोवाट, यानी कि टोटल मिला जुला के हमें ऐसा जनरेटर, हमें टोटल कितनी कैपेसिटी का जनरेटर लेना चाहिए, तो 17 किलोवाट की क्षमता वाले डीजल जनरेटर का चयन करेंगे हम। किसका चयन करेंगे, 17 किलोवाट की क्षमता वाले डीजल जनरेटर का चयन करेंगे। यानी कि इस उदाहरण में आप निर्माण स्थल की अनुमानित लोड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 17 किलोवाट की डीजल जनरेटर क्षमता का चयन करेंगे। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि जनरेटर भविष्य में विस्तार या फिर अतिरिक्त उपकरण की अनुमति देते हुए किसी भी सर्ज पावर सहित कनेक्टेड लोड को संभाल सकता है। ठीक है, यानी कि आपने जितनी भी डिमांड निकाली पावर की उस हिसाब से 17 किलोवाट का अगर क्या स्थापित करेंगे, क्या इंस्टॉल करेंगे हम, जब जनरेटर कैपेसिटी हमारा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरी तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान से देखेंगे क्या हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, यहाँ से मिला करके एक बार मैच करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले आपने पढ़ा डीजी सिस्टम की इंट्रोडक्शन के बारे में, सब कुछ बताया मैंने आपको। खास करके आप डायग्राम याद रखेंगे, डायग्राम के साथ कंपोनेंट याद रखेंगे तो आप अच्छे से लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी इफिशिएंटी अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताया डीजी सिस्टम में। उसके बाद लोडिंग एस्टिमेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यानी कि सिलेबस वाइज आपका पूरी तरीके से 5वां चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ हर एक पॉइंट आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जिस भी स्टूडेंट को कहीं सा थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।